एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के बाद पति या पत्नी में से किसी का भी दूसरे किसी व्यक्ति से अवैध संबंध। ये कहानी ऐसे ही एक रिश्ते पर आधारित है जिसमें पत्नी अपने पति को शादी के बाद लगातार धोखा देती है और उसे बेइज्जत करती है, जिससे पति आहत होकर एक दिन अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों की हत्या कर देता है। शादी के बाद अगर लाइफ पार्टनर धोखा दे तो इंसान किस हद तक गुजर जाता है, आज की कहानी इसी पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है कानपुर। कहानी इसी कानपुर जिले की है। कानपुर का ही एक थाना है चकेरी, और इसी चकेरी थाने में 1 दिसंबर की शाम को फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि मेरा नाम संजीव गुप्ता है और मैं फ्रेंड्स कॉलोनी से बोल रहा हूँ। हमारी कॉलोनी के एक मकान से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। लगता है मकान में रहने वाले लोगों की जान को खतरा है, इसलिए आप जल्दी से आ जाएं। चकेरी थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे घटनास्थल पर अपनी टीम के साथ फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक मकान के बाहर एक गेट है और गेट पर लोगों की भीड़ जमा है। पुलिस टीम गेट पर पहुंचती है और लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जोसेफ पीटर उर्फ बादल नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कविता और सास पुष्पा के साथ इसी मकान में रहता है। आज जोसेफ ने एक ई रिक्शा को बुक किया था और अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने वाला था। दिए गए समय पर ई रिक्शा भी मकान के बाहर आकर खड़ा हो गया। ई रिक्शा वाले ने गेट पर से ही जोसेफ को आवाज लगाई कि वह आ गया है, जल्द से जल्द जोसेफ बाहर आए और जहां चलना है वहां चले। कुछ देर बाद ई रिक्शा के पास जोसेफ तो नहीं आता, बल्कि घर के अंदर से चीखने चिल्लाने और मारपीट की आवाज आने लगती है। ई रिक्शा वाले ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले संजीव गुप्ता को बुलाया। संजीव गुप्ता ने भी चीख पुकार सुनी और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस अब मेन गेट पर पहुंचती है तो देखा है कि गेट भीतर से लॉक है, तो पुलिस गेट का ताला तोड़ देती है और अंदर दाखिल होती है। तो अंदर का दृश्य देखकर पुलिस की भी रूह कांप जाती है। अंदर किचन में सारा सामान बिखरा हुआ था और घर के फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था और 2 औरतों की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और लाश के बीच में कुल्हाड़ी लिए बैठा एक शख्स लाश को ही गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं थे। वह एकटक दोनों लाश को ही देखे जा रहा था। पुलिस ने उस कातिल को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो जोसेफ पीटर ने बताया तो हत्या के पीछे जो कहानी सामने आई वह वाकई में झकझोर देने वाली है। जेम्स पीटर उर्फ बादल बुलंदशहर क्षेत्र के काला आम थाने का निवासी था। जोसेफ ने साल 2017 में कानपुर की रहने वाली मौसेरी बहन कामनी सिंह से लव मैरिज की थी। शादी के बाद जोसेफ अपना घर बुलंदशहर छोड़कर कानपुर के ही फ्रेंड्स कॉलोनी में सास पुष्पा और पत्नी कामनी के साथ घर जमाई बनकर रहने लगा। जोसेफ कानपुर के ही एक रेस्टोरेंट के कैंटीन में काम करता था और साथ ही बाकी समय पर घर पर ही मग, टी शर्ट इत्यादि पर प्रिंटिंग करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और शादी को 7 साल बीत गए। 7 साल बाद भी जोसेफ और कामनी सिंह माता पिता
नहीं बन पाए, जिससे कामिनी सिंह अक्सर जोसेफ को ताने मारती थी। जोसेफ ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर 2 साल पहले कामिनी सिंह की फेसबुक पर दिल्ली के रहने वाले एक युवक से दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद पहले तो दोनों फेसबुक पर चैट करते थे, फिर दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया और घंटों फोन पर ऑडियो कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के रूप में लगे रहते थे। जोसेफ ने कहा, मैंने कई बार कामिनी को समझाया और अपनी सास को भी इस बारे में बताया, पर वह भी कामिनी का ही साथ देती। बीते अक्टूबर माह में कामिनी सिंह घर से भाग गई थी और भागकर दिल्ली में रहने वाले उसी युवक के पास पहुंच गई थी। कई हफ्ते बाद जब कामिनी सिंह वापस कानपुर लौटी तो मैंने सवाल किया तो उसने उल्टे मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया कि तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो, मैं उसी लड़के के साथ रहूंगी। जब मैंने इस बारे में अपनी सास पुष्पा से बात की तो वह भी कामिनी का ही साथ देने लगी और मुझे भी भला बुरा कहने लगी। जब मैंने अपनी सास पुष्पा से इस बारे में शिकायत की तो वह भी कामिनी का ही साथ देने लगी और मुझे ही भला बुरा कहने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर हमेशा ही मेरी बेइज्जती करती थी, बात बात पे ताने मारती थी। मेरी हालत एक नौकर से भी बुरी हो गई थी। कुछ दिन पहले ही मेरा और कामिनी का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मामला थाने तक जा पहुंचा था। फिर पड़ोसियों और आसपास के लोगों के समझाने पर समझौता हो गया और कामिनी सिंह ने कहा कि अब मैं ठीक से रहूंगी और उस लड़के से बात नहीं करूंगी। कुछ दिन तो कामिनी सिंह का व्यवहार एकदम सही रहा। वह मुझसे ढंग से बात करती थी और फोन पर भी कम ही बात करती थी। मुझे लगा कि शायद कामिनी सिंह अब सुधर गई है, जिससे मैं भी थोड़ा सा खुश रहने लगा। फिर मैंने रविवार को कामिनी के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया। मैंने सोचा कि चलो कामिनी को सरप्राइज देते हैं। मैंने अपने जानने वाले एक ई रिक्शा वाले को फोन किया और कहा कि वह ई रिक्शा लेकर मेरे घर आ जाए और हम सब परिवार के साथ घूमने जाने वाले हैं। शाम को मैं जब रेस्टोरेंट से वापस आया तो देखा कि कामिनी फिर उसी दिल्ली वाले लड़के से फोन पर बात कर रही है। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे फोन छीन लिया और इसी को लेकर हमारे और उसके बीच में झगड़ा होने लगा। उसकी माँ भी उसे समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही सुनाने लगी और मुझ पर हाथ छोड़ दिया। तब मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। रोज रोज की बेइज्जती से मैं तंग आ गया था और इस किस्से को यहीं खत्म करना चाहता। और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि घर में रखी कुल्हाड़ी से पहले तो कामिनी सिंह पर वार करना शुरू किया। बीच बचाव के लिए जब मेरी सास पुष्पा बीच में आई तो उसे भी मार डाला, क्योंकि उसने भी मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया था। जोसेफ ने बताया कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। जिस लड़की के लिए मैंने अपना घर परिवार नाते रिश्तेदार सबको छोड़कर उसके साथ रहने के लिए और उसका प्यार पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसी ने मेरी कद्र नहीं की। मेरी हालत कुत्ते जैसी हो गई थी। इतना कहकर जोसेफ ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आज की कहानी देखिए। इतनी बेइज्जती और अपमान सहने के बाद भी जोसेफ उसी घर में पड़ा रहा। उसने सोचा कि शायद आज नहीं कल कामिनी सिंह सुधर जाएगी, पर कामिनी सुधरने वाली में से नहीं थी, जिसे उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ी। और परिवार के बड़े बुजुर्ग को अगर जो भी गलत हो, चाहे वह उसका बेटा हो या बेटी हो, अगर गलत है तो गलत का साथ नहीं देना चाहिए। जिससे कि पुष्पा देवी की जान भी इसी वजह से चली गई। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक आप सभी सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
जय हिंद, जय भारत।